अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर नई पेशकश, हर नई धमकी और हर नई अस्करी चाल पूरी दुनिया के सियासी और माशी मुस्तकबिल का रुख मुतय्यन कर सकती है। ट्रंप की जानिब से ईरान की तजावीज़ मुस्तरद किए जाने के बाद अब इत्तलात हैं कि तेहरान नई तजावीज़ की तैयारी में है। मगर सवाल यह है कि क्या ये नई तजावीज़ इस तसादुम को रोकने का मौका साबित हो सकते हैं। ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि आबनाए हुर्मुज़ पर बहरी नाकाबंदी उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक ईरान जौहरी मुआहदे पर आमादा नहीं होता। उनके बकौल बहरी नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा मुअस्सर साबित हो रही है। अमेरिका अब सिर्फ हमलों से नहीं बल्कि ईरान की माशी शाहरख को दबाकर झुकाने की हिकमत अमली पर गामजन है। पाकिस्तान के जरिए भेजी गई ईरानी तजवीज़ में वाज़ेह किया गया कि तेहरान आबनाए हुर्मुज़ पर अपनी गिरफ्त में नरमी ला सकता है अगर अमेरिका अपनी जवाबी नाकाबंदी नरम करे और ईरान की जौहरी खुद मुख्तारी तस्लीम की जाए। यही वो मकाम है जहां अब इस तनाज़े को मुंजमिद जंग कहा जाने लगा है, यानी नामुकम्मल जंग, नामुकम्मल अमन, बल्कि स्टेलमेट की सूरत हाल। अमेरिका ने 13 अप्रैल से ईरानी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी कर रखी है, जबकि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखी हुई है। यही वजह है कि ब्रेंट खाम तेल की कीमत $117 फी बैरल तक पहुंच गई। ये आलमी मईशत के आसाब पर पड़ने वाला बड़ा झटका है। इस तातुल ने एशिया, यूरोप और अमेरिका सबको हिलाकर रख दिया है। ईरान के नुकसानात भी संगीन हैं। ईरानी रियाल तारीखी कम तरीन सतह पर गिर चुका है। खुराक, रसद, बेरोजगारी, ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ रहा है। ईरानी बंदरगाहें दबाव में हैं, मगर इसके बावजूद तेहरान ईंधन की तरसील को मुस्तहकम जाहिर करके दाखिली इस्तेहकाम का तासुर दे रहा है। अमेरिका की बात करें तो क्विंसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक सिर्फ पहले महीने में जंगी अखराजात 20 से 25 अरब डॉलर तक के हैं। 10,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजियों की तैनाती, 3 तैयारा बरदार बहरी ग्रुप्स मुसलसल अस्करी दबाव अमरीकी मईशत पर बोझ डाल रहे हैं। अमरीकी अवाम पहले ही करीबन $4.18 फी गैलन पेट्रोल भुगत रहे हैं, जबकि ट्रंप की मकबूलियत 34% तक गिर चुकी है। दुनिया के लिए ये सूरत हाल किसी माशी जल्जले से कम नहीं है। तेल, गैस, खुराक, बहरी तिजारत, बीमा लागत और आलमी मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ रही है। ये जंग मुंजमद इसलिए कहलाई जा रही है क्योंकि ना अमेरिका पीछे हट रहा है, ना ईरान झुक रहा है। अमेरिका जौहरी मुआहदा चाहता है तो ईरान अपनी सालमियत, अमेरिका नाकाबंदी जारी रखना चाहता है तो ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बतौर दबाव इस्तेमाल कर रहा है। यूं जंग बंद नहीं हुई, सिर्फ मुस्तकिल कशमकश में बदल चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या आलमी मीडिया की बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप वाकई किसी बड़े फौजी हमले की तरफ बढ़ेंगे? क्या ईरान दोबारा खलीजी रियासतों को निशाना, क्या रूस या चीन या पाकिस्तान के नए सिफारती फार्मूले के जरिए डेडलॉक तोड़ सकेंगे, या फिर दुनिया एक तवील मुंजमद जंग की जानिब बढ़ रही है जहां वक्फे से हमले, माशी दबाव और सिफारती तातुल ही नई आलमी हकीकत बन जाएंगे? इसी जाविये से इस अमेरिका ईरान जंग पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ पैनल में है शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। आबनाए हुर्मुज़ पर जमी अमरीकी और ईरानी शतरंज की बाजी पर स्टेलमेट। क्या हर नई पाबंदी, हर नई नाकाबंदी और हर नई धमकी एक बड़े तसादुम का पेश खैमा बन रही है? ज़ैगम साहब, जंग बंदी मुंजमद जंग में बदल चुकी है। वाशिंगटन और तेहरान अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हैं, जमे हैं कहा जाए, और एक तवील सर्द जंग को जन्म दे रहे हैं गालिबन। आपके ख्याल में मशरक़ वस्ता मुसलसल सुलगता हुआ आतिशफ़शां बनने जा रहा है? जी, जो जमी हुई जंग है वो एक आतिशफ़शां जैसी ही कैफियत है, लेकिन ऐसा आतिशफ़शां जो मुसलसल आग उगल रहा हो, जो मुसलसल नुकसान कर रहा हो, सिर्फ एक दफ़ा ना फटे बल्कि मुसलसल ही बहता जा रहा हो, लावा उससे उबल रहा हो। और इस वक्त सबसे ख़तरनाक सिनेरियो दुनिया के लिए यही है, क्योंकि जो दिन गुज़रता है वो दुनिया के लिए भारी है। और इस वक्त जो दोनों क़ुव्वतें वो समझती हैं कि ये सूरत हाल एक दूसरे पर दबाव डालने के लिए मौजू है। मैंने अर्ज़ किया था कि गेम ऑफ चिकन है। देखिए, गेम ऑफ चिकन ऐसे होता है जैसे दो गाड़ियां आमने सामने आ रही हों और दोनों ड्राइवर ये समझे कि सामने वाला ड्राइवर है वो डर के हट जाएगा। तो अब क्या हो सकता है? या तो वो ड्राइवर हट जाएगा, या ये हट जाएगा, या दोनों हटेंगे, या तसादुम होगा। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक सिनेरियो है कि इस वक्त दोनों ये समझते हैं कि वो सामने वाले ड्राइवर को सड़क छोड़ने पे मजबूर कर सकते हैं, लेकिन नतीजा उस तबाही वाले तसादुम की सूरत में भी निकल सकता है। अमेरिका ये चाहता है कि इस वक्त मैक्सिमम दबाव डाल के
जितना वो दबाव डाल सकता है वो डालकर कंसेशंस ले, रियायत ले, वो रियायत ले जो वो लेना चाहता है, ऐसी रियायत जो इनफैक्ट एक फाते लेता है वो लेना चाहते हैं ट्रंप साहब। अब दूसरी तरफ ईरान है, उसको ये किसी सूरत कबूल नहीं है कि वो उस तरीके से सरेंडर कर दे जिस तरीके से अमेरिका चाहता है कि वो सरेंडर कर दे, क्योंकि वो 50 साल से एक रेजिस्टेंस की फ़िलासफ़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और सरेंडर करना उनके निज़ाम के लिए भी मौत है। और वो समझते हैं कि हम क्यों सरेंडर करें जब हमने जंग नहीं हारी, जब अमेरिका को एक स्ट्रैटेजिक डिफ़ीट हुई है। ठीक है, हमारा भी नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका अपने मकासद तो हासिल नहीं कर सका, जंग तो उसने नहीं जीती, तो फिर हम क्यों सरेंडर करें। तो एक ऐसी सूरत हाल में फिर स्टेलमेट पैदा हो गई है और इस स्टेलमेट में, इस मुंजमद कैफियत में ईरान ये कह रहा है कि जो हुर्मुज़ है उसको सीज़ फायर का हिस्सा बनाओ और अमेरिका ये कह रहा है कि ये मेरी इस वक्त लीवरेज है, मैं इसको इस्तेमाल करके रियायतें लूँगा। अब यहाँ पे बड़ी आयरनी है कि क्या वाकई ईरान ये चाहता है कि अमेरिका हुर्मुज़ खोल दे और उसके बाद ईरान भी हुर्मुज़ खोल दे, क्योंकि उसका तेल बंद है। यहाँ पर अब क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि हुर्मुज़ बंद होने का ईरान को बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। ये उसकी मेन सबसे बड़ी लीवरेज अगर ईरान के पास इस वक्त है तो वो हुर्मुज़ ही है। कि जैगम साहब नुकसान भी नहीं हो रहा है इस वक्त? कि क्या अमेरिका, जी बिल्कुल हो रहा है, नुकसान वो उठा रहा है, लेकिन इशू ये है कि अगर वो पीछे हट जाता है, अमेरिका की बात मान लेता है, तो क्या इसके नतीजे में उसका नुकसान बंद हो जाएगा। यहाँ पर है एतमाद का मसला। दुरुस्त हो गया। ईरान को बिल्कुल इस बात का एतमाद नहीं है कि अगर वो जंग बंद कर दे, अगर वो पीछे हट जाए, अगर हुर्मुज़ खुल जाए तो उसको किसी तरह का भी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। उसे किसी वादे पर यकीन नहीं है, क्योंकि ट्रंप साहब सुबह को और बयान देते हैं, शाम को और बयान देते हैं। वो सुबह को कहते हैं कि तुम मेरे साथ मायदा कर लो तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे, और वो शाम को कहते हैं मैं किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा, मैं रजीम चेंज करके छोड़ूंगा। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा ख़तरा है, देखिए जैसे आपने कहा स्टेलमेट, इस वक्त सबसे बड़ा सिनेरियो भी ये है। यानी अगर हम मंजरनामे बनाएं कि कौन से मंजरनामे का अमकान ज़्यादा है, हम यही बात कर रहे थे ना, तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मंजरनामा है जिसका 50% अमकान है वो यही है कि ये एक फ्रोज़न कन्फ्लिक्ट में बदल जाए, ये एक स्टेलमेट में बदल जाए, ये ब्लॉकेड चलता रहे और दुनिया की मईशत एक बहुत बड़े नुकसान से दुचार हो जाए। उसके बाद दूसरा मंजरनामा ये है कि एक मरहलावार डीएस्केलेशन हो। ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान चाहता है, जो चीन चाहता है, जो दुनिया के बहुत सारे मुल्क चाहते हैं। तीसरा मंजरनामा ये है कि एक महदूद जंग हो, जो भी खबरें आ रही हैं अमेरिका से कि अमेरिका की फ़ौज ब्रीफ कर रही है ट्रंप साहब को कि क्या क्या किया जा सकता है, किस तरीके से ताकत इस्तेमाल की जा सकती है। और फिर आखिरी बात जिसका चांस सबसे कम है, जो सबसे ख़तरनाक बंद है, कि एक बड़ी एक इलाकाई जंग हो जाए। ठीक हो गया जनाब साहब, और उसके इम्कानात आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त कम दिखाई देते हैं। रज़ा रूमी साहब, डीएस्केलेशन की बात की जाए, महदूद जंग की बात की जाए या फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट में से निकलना, दोनों तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। क्या आपके ख्याल में नाकाबंदी अमेरिका समझ रहा है बहुत मौसर साबित हो रही है और रिजल्ट ओरिएंटेड हो रही है, या खुद वाशिंगटन के लिए एक महंगा जाल बन रही है? क्योंकि इस वक्त इन दो पार्टीज ही दिखाई दे रही हैं जिन्होंने डिसाइड करना है, बाकी 190 मुल्क शायद कोई किरदार अदा करते दिखाई अभी राइट नाउ जब हम बात करें नजर नहीं आ रहे। जी आयशा, आपने सही कहा कि नाकाबंदी जो है वो मौसर तो साबित हुई। पहले ईरान की जो नाकाबंदी थी और जो उस आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का जो फैसला था वो भी कारगर साबित हुआ और ईरान की इस जंग में बरतरी सामने आई सबके। मगर ये जंग ज्यादा फैल नहीं सकती। उसकी वजह बुनियादी ये है कि अगरचे के अमेरिका के पास वो फौजी ताकत है, वो असलहा, वो बारूद, वो बम, सब कुछ मौजूद है, मगर उसके जो भी एक्टिविटी या जो भी उसका फैसला होगा उससे आलमी मईशत और अमेरिका की मईशत पे बहुत शदीद असरात पड़ेंगे। देखिए, अब ये एक और एक अलग मामला है कि अगर एक हुक्मरान जो है वो बिल्कुल अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे और डेस्परेशन में आकर वो दोबारा से इस जंग को स्टार्ट करे और वो कुछ कामयाबी या अपनी विक्ट्री दिखाने के लिए कुछ जतन करे तो वो और बात है। लेकिन मारूजी जो हालात हैं उसके मुताबिक तो इस वक्त ट्रंप की सिचुएशन और उसकी हुकूमत की इंतजामिया की सिचुएशन इंतहाई मुश्किल में है अमेरिका के अंदर।
अभी जो ताज़ा आदादोशुमार है उसके मुताबिक 60% से जायद लोग जो हैं उनको ट्रंप की जो मईशत की और इस जंग की हैंडलिंग से इत्तेफाक नहीं है, बल्कि वो उसको डिसअप्रूव करते हैं। और उसके अलावा ये ईरान की जो जंग है ये मजीद हर दिन और गैर मकबूल हो रही है, इसकी सपोर्ट में कोई इजाफा नहीं हो रहा। तो इन हालात में पब्लिक ओपिनियन के बिल्कुल बरअक्स जाना जो है वो भी मुमकिन नहीं होगा ट्रंप के लिए और उसके रफ़काए कार के लिए। यही वजह है कि जहां पर पेंटागन तैयारी कर रहा है एक और हमले की या ब्रीफ कर रहा है, उसके साथ साथ सिफारतकारी भी जारी है। कल ही की टीआरटी की रिपोर्ट है कि अभी बड़ी खामोशी से मीडिया की ब्लिट्स और ग्लेज से परे बहुत सारे ऑप्शंस के ऊपर काम हो रहा है कि किस तरीके से मरहला वार ये जंग बंदी और सेटलमेंट की जाए, क्योंकि यकदम करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप उसको आगे शायद किया जाएगा और पाकिस्तान बिल्कुल उसमें फिर से वही रोल अदा कर रहा है जो कि पहले था। और मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह ये बिल्कुल होगा कामयाब, क्योंकि देखिए ईरान की जो भी मौकफ हो, जितना भी जज्बा हो, शौके शहादत हो, ईरान का भी नुकसान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और उसके अवाम भी तकलीफ में पहले ही से थे सैंक्शंस की वजह से। और इन पिछले साल जून के बाद और इस बार की जंग के बाद और भी वहां पे हालात मुश्किल हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क होगा ईरानी हुकूमत के लिए कि मजीद अपने लोगों को मुश्किल में डालना। और मेरे ख्याल से उनकी भी एक ख्वाहिश होगी कि ये कोई ना कोई समझौता हो जाए। अब वो किन शराइत पे और मगर आप टर्म्स पे डीएस्केलेशन वहीं देख पे लें, मसला है। मरहला वार स्टेलमेट से निकलते देख रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, मगर वहां पे ट्रंप भी सोशल मीडिया के जरिए ऐसे ऐसे पैगाम देते हैं कि अब आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप का नाम रख के उन्होंने उसकी तस्वीर साथ लगा दी। मगर शहजाद साहब, क्या वाशिंगटन और तेहरान किसी काबिल कबूल समझौते तक पहुंच पाएंगे या मुंजमद जंग आने वाले महीनों में किसी तवील बहरान में बदल सकती है? अच्छा, एक तो ये जो जैगम साहब ने कहा ना कि प्लेइंग चिकन्स वाली जो उन्होंने मिसाल आपको हम सबको बताई है और बड़ा बेहतर एक्सप्लेन किया, उसमें सिर्फ एक छोटी सी वो है जो कि करेक्शन करने की जरूरत है कि जो ये जो दो कारें आपस की तरफ आ रही हैं ना, जो प्लेइंग चिकन्स विद ईच अदर, उसमें जो अमेरिका वाली कार है वो या ट्रंप की जो कार है, ट्रंप उसमें बैठा नहीं है, वो रिमोटली कंट्रोल कर रहा है। ये फर्क है। तो टकराव होगा तो गाड़ियों का होगा, ट्रंप उसमें नहीं बैठा होगा। अब उसके अंदर कोलेटरल डैमेज हो सकता है, बाकी चीजें हो सकती हैं, कुछ आगे पीछे, लेकिन क्या तसादुम मुमकिन है? ये सवाल है आपका, क्या तसादुम मुमकिन है भी या नहीं? मेरी नजर में तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। उसकी कुछ वजूहात आपको रजा रूमी साहब ने बताई हैं। दूसरी ये है कि जब ब्लॉकेड लगा दिया जाता है किसी भी मुल्क की तरफ से, तो हम उसे कहते हैं एक्ट ऑफ वॉर। कहते हैं ना, हम इतने दिनों से हम सब ने ये सीख लिया, एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ वॉर। और जब ये एक्ट ऑफ वॉर है तो उसको फिर किसी ना कोई जाके लड़ना, कुछ को तोड़ना भी तो है ना। यू हैव टू फाइट इट आउट। आप ये नहीं कह सकते मुझ पे जंग है, मुझ पे जंग है, लेकिन आप लड़ाई ना करें। तो ईरान क्या वजह है कि वहां पे जाके उस ब्लॉकेट को तोड़ नहीं रहा, कि उसको खत्म क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसके ऊपर जंग लागू की गई है ना, लागू की गई है इस ब्लॉकेट की वजह से। तो ईरान नहीं जा रहा। वजह यह है कि ना ईरान जंग चाहता है ना ट्रंप जंग चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये कुछ दोनों नहीं चाहते, एक के पास हुर्मुज़ है जो काम आ गई है, एक के पास ब्लॉकेट है जो काम आ रहा है, दोनों ने, और हुर्मुज़ वाले को नुकसान इसलिए ज्यादा हो रहा है कि उसका तेल नहीं बिक रहा, लेकिन ब्लॉकेट वाले का तेल बिके जा रहा। तो मेरी नजर के अंदर ये तेल, जब तक वो कीमत उस लेवल पे नहीं पहुंचती जहां पर के ट्रंप समझता है कि उसका वेनेजुएला वाला तेल और उसका अपना तेल जिस तरीके से वो बेच के ज्यादा मैक्सिमाइज नहीं कर सकता अपने फायदे को, चाहे वो इसमें ईरान पिसे, चाहे उसमें कोलेटरल डैमेज दुनिया पिस जाए, हम जैसे जो घास फूस किस्म के मुल्क हैं हम पिस जाए। मई का महीना पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त आने वाला, अल्लाह रहम फरमाए। तो कहने का मतलब है ये चीजें हैं, इनको कोई परवाह नहीं है, किसी को भी कोई परवाह। ईरान को परवाह होनी चाहिए क्योंकि वो अपनी जात इन्वॉल्व है। वो कितने को इराक के थ्रू भिजवा लेंगे या अपना तेल निकाल लेंगे, वो तो मुश्किल हो जाएगा ना, इतनी तादाद के अंदर तेल को एक्सपोर्ट करना, खासतौर पे दुनिया की सैटेलाइट की नजरें। तो कहने का तो ये है जो हालात है। अच्छा, अब कौन पहले ब्लिंक करेगा, कौन छोड़ेगा? जब तक ट्रंप अपने मकासद हासिल नहीं कर लेता, और मेरा हाल है उसका मकसद न्यूक्लियर तो है ही है, मानते हैं, बिल्कुल है, कि वो शायद इस हद तक मजबूर कर रहा है कि जो ईरान है वो फाइनली आएगा, उस लेवल पे आएगा, घुटने पे गिरेगा और कहेगा कि यार मैं नहीं लेता न्यूक्लियर, भाई ये पकड़ो, 5 7 10 साल के लिए जो वायदा करना है मेरे से कर लो, और उसके बाद मेरे सैंक्शन हटा दो।
तो उसको कुछ मिल जाएगा वापस में, सैंक्शन हट जाएंगी, उसको न्यूक्लियर का मिल जाएगा, उस वक्त तक इसने कमाल पैसा जो है वो कमा लिया होगा। अच्छा, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये है बुनियादी बात जिसकी वजह से हम यहाँ फंसे बैठे हैं। इन दोनों को कोई परवाह नहीं है। और मजे की बात देखिए, चीन और रूस जिनके बारे में अपनी वो भी बड़े मजे कर रहे हैं कि अच्छी बात है अमेरिका फंसा बैठा। मगर कल पुतिन ने फोन किया है, ट्रंप से बात की है शहजाद साहब 40-45 मिनट करते हैं, वो करते रहे, सब करते हैं। पाकिस्तान ने भी की है, दुनिया सारी करती है ट्रंप के साथ। ट्रंप भी बहुत बातें करते हैं। वन मोर फैक्टर, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ जो हम जाते हैं ना, इसको एनालाइज करते हैं। 3 किस्म के लोगों का हम अपने दिमागों में बातें सुनते हैं। अमेरिका में डेमोक्रेट्स हैं जो कि कहते हैं कि इससे बड़ा ब्लंडर ट्रंप ने या किसी प्रेसिडेंट ने आज तक किया ही नहीं है। वो डेमोक्रेट्स हैं, उनका काम है ट्रंप जैसे रिपब्लिकन को बिल्कुल मलियामेट कर देना। आप जिस दिन CNN सुनेंगे, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक लिबरल चैनल है, वो आपको यही बातें सुनाएगा। फॉक्स सुनेंगे कुछ और आवाज आएगी, नहीं सुन लीजिए ना। उसके बाद फिर हमारे अपने यहाँ पे लोग बैठे हुए। अच्छा, क्योंकि हम तो साइड पे तमाशाई हैं ना, थोड़ा बहुत असर भी आएगा। अब जब आएगा तो और तकलीफ आएगी, लेकिन जिनके पास पैसा है वो बच जाएंगे, गरीब और पैसा जाएगा। हम ईरान को अंडरडॉग होते हुए सपोर्ट करते हैं, और पता नहीं ईरानी अल्लाह करे कि हमारी बातें ना सुनते होंगे, इस वजह से और शेयर लेते होंगे, वो और मुश्किल पड़ जाएगी हम जैसे मुल्कों को। तो इसलिए ये चीन और रूस जो है वो मजे के साथ बैठे कह रहे हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल अमन होना चाहिए, खोलो हॉर्मज़ को, लेकिन करते कुछ नहीं। तो ये 3 किस्म के हैं जो कि रिएक्शंस हैं दुनिया के अंदर। बदकिस्मती से हॉर्मज़ भी बंद रहेगी, ब्लॉकेड भी रहेगा, जंग भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, जो मर्जी किसी को ब्रीफ करता रहे। ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त खत्म होगा जब ईरान ये कह देगा कि अच्छा यार मुझसे बात कर लो साइड पे होके, और ये कहेगा कि हाँ मैंने जितना कमाना था कमा लिया। तो मेरा ख्याल है हम ज्यादा अब पाकिस्तान की तरफ वापस आ जाएं, इसका कुछ नहीं होने वाला। कुछ ठीक है शहजाद साहब, ब्रेक के बाद हम पाकिस्तान की तरफ वापस आते हैं। आमिर अहमद खान साहब, क्या ट्रंप वाकई बड़े हमले की तरफ जा सकते हैं, या उनकी हिकमत अमली या जो स्ट्रेटेजी इस वक्त ली हुई है ईरान को बगैर जमीनी जंग के घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है? मैं सिर्फ एक चीज़ जो कि पिछले चंद दिनों से मैं सोचने पर आप समझेंगे मजबूर हो गया हूँ, वो ये है कि हम अभी तक जो इस जंग का तजिया कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब हम ईरानियन पोजीशन का तजिया करते हैं, तो हम सब यहाँ एक ओवरवेलमिंग ओपिनियन चलें, आप कह लें कि वो ये है पाकिस्तान के अंदर कि बड़ी दलेरी दिखाई है ईरान ने, बड़ी बहादुरी के साथ वो डट गया है, उसने एक सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दुनिया के अंदर एक कंसेंसस हो गया है कि ईरान ये जंग जीत गया है। मैं जिस पिछले चंद दिनों में ख़ास तौर पे जिस चीज़ पर को सोचने पे थोड़ा सा मजबूर हो रहा हूँ, वो ये है कि क्या ये सिर्फ बहादुरी, दलेरी, शुजाअत ही थी, या ये उस पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन का जो अमेरिका ने की थी कि हम इनको एक डीकैपिटेशन स्ट्राइक के ज़रिए वहाँ पर मकामी तौर पर हम मुजाहरे इतने ज़्यादा कर देंगे कि रिजीम चेंज हो जाएगा ईरान के अंदर से, प्रोवाइडेड कि हम उनकी मौजूदा हुक्मरान हुकूमत को मौजूदा हुक्मरानों को रास्ते से हटा दें। अब उसका दूसरा रुख कहीं हमें उसका दूसरा रुख तो नहीं नज़र आना शुरू हो गया कि एक लिहाज से ये जंग जो है वो जो ईरान की जो नई क़यादत है, पुरानी तो चली गई थी जो पिछले 40-50 साल से ईरान को संभाले हुए थी, अब ये जो नई क़यादत है, एक अली लारीजानी बचे थे उनको भी आपने ख़त्म कर दिया। अब जो कौन है ईरान के कंट्रोल के अंदर, एक अक्सरीती राय यही है कि वो ईरानियन हार्ड लाइनर्स हैं। तो क्या पॉलिटिकली उनको ये जंग सूट नहीं कर रही है? क्या उनको ये ख्याल नहीं है कि ये जंग ख़त्म हो जाएगा तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि उनकी रजीम और उनके तर्ज हुक्मरानी के ख़िलाफ़ मुजाहरे दोबारा शुरू हो जाएंगे? तो क्यों ना इसको कुछ और घसीट लिया जाए, ता वक्त एक ऐसी सूरत हाल बन जाए कि जब वो उनको जो चाहिए वो उसको हासिल करके एक इस तरह की विक्ट्री में तब्दील कर सके जो लोगों को तशवीश है इस रजीम के बारे में, जो उनकी मुखालफत है उसमें भी कमी लाई जा सके। सो एक चीज़ जो कि मेरा ख्याल है जिसके बारे में आप सोचने की ज़रूरत है कि ये ईरान का जो हार्ड लाइन स्टांस है इस वॉर के ऊपर, तबाही वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई है। जंग जीतने का मतलब ये नहीं है कि वो जिस तरह से जंग से पहले जो उनके हालात थे ईरान के, अभी भी वही हालात हैं, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तो इसके बावजूद अगर वो अपनी जगह पर खड़े हुए हैं तो उसकी वजह सिर्फ उनकी शुजाअत और उनकी दलेरी है, या उसके अंदर उनकी कोई दाखिली सियासत भी है। एंड आई थिंक आने वाले वक्तों के ऊपर इसके ऊपर बात शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से तो हम बात करेंगे अपने बच्चों के मुस्तकबिल, तालीमी निज़ाम, इम्तिहानी निज़ाम। अपने यहाँ तो बोर्ड्स में पेपर भी लीक होते हैं, खरीदो फरोख्त सब मामला सामने आते हैं। कैम्ब्रिज भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, वहाँ भी पेपर लीक हुआ है जिसको तस्लीम किया गया है। मुस्तकबिल कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है हमारा निज़ाम, इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में इम्तिहानी निज़ाम एक बार फिर शदीद सवालात की जद में है, जहां तलबा की मेहनत, उम्मीदें और मुस्तकबिल एक बार फिर शफाफियत के बहरान और एतमाद के टूटते हुए एहसास के सामने खड़े नजर आते हैं। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन, जो दुनिया भर में सख्त निगरानी, शफाफ इम्तिहानी निज़ाम और बैनुल अक़वामी मयार के लिए जाना जाता है, उसने एक बार फिर अपने ही निज़ाम के तहत गुज़िश्ता रोज़ होने वाले AS लेवल मैथ्स के पेपर के लीक होने की तस्दीक कर दी है। गुज़िश्ता साल भी कैम्ब्रिज के 3 मुख्तलिफ पर्चों के सवालात लीक हुए थे। तलबा के मुताबिक इम्तिहान से 6 घंटे कबल पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। ताहम मसला सिर्फ कैम्ब्रिज का नहीं, पाकिस्तान के अंदरूनी इम्तिहानी ढांचे में ये बहरान पहले ही एक मुस्तकिल शक्ल इख्तियार किए हुए है। खास तौर पर कराची इंटर बोर्ड समेत मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड्स में पेपर लीक के वाक़यात अब गैर मामूली नहीं रहे, जहाँ इम्तिहानात से पहले सवालिया पर्चे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुसूसन व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर गर्दिश करते नजर आते हैं। कराची, सक्खर, नवाबशाह और लाड़काना समेत कई बोर्ड्स में भारी रकूम लेकर नताइज तब्दील करने के वाक़यात भी गुज़िश्ता रोज़ रिपोर्ट होते रहे हैं। MD कैट से लेकर सरकारी यूनिवर्सिटीज़ और मुख्तलिफ दाखिले और इम्तिहानी निज़ामों तक सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से पेपर लीक के वाक़यात वक्तन फ़वक्तन सामने आते रहे हैं। इन पर्चों की खरीदो फरोख्त भी होती है, जो इस बात की निशानदही करती है कि ये सिर्फ इनफरादी तौर पर बदउनवानी का मामला नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के तौर पर काम किया जाता है। ये सूरत हाल मजमूई तौर पर तालीमी निज़ाम में एक गहरे सिस्टम फेलियर की निशानदही करती है, जहाँ निगरानी, एहतसाब और शफाफियत के बुनियादी सुतून इंतहाई कमज़ोर दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उन तलबा को होता है जो दयानतदारी और मेहनत के साथ इम्तिहानात देते हैं, जबकि वसाइल और रसाई रखने वाले अनासिर की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कैम्ब्रिज जैसे आलमी इदारे हों या पाकिस्तान के मकामी बोर्ड्स, दोनों को तस्लीम करना होगा कि सिर्फ सख्त निगरानी और वक्ती इक़दामात काफ़ी नहीं रहे, बल्कि इम्तिहानी निज़ाम में एतमाद की बहाली के लिए अमली, मुस्तकिल और काबिल एहतसाब इस्लाहात की ज़रूरत है। क्या ये मुमकिन है? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। कैम्ब्रिज समेत मुख्तलिफ इम्तिहानी निज़ामों में बार बार पेपर लीक्स और नताइज तब्दील करवाने के वाक़यात, पाकिस्तान में मजमूई इम्तिहानी ढांचा अब तक शफाफ क्यों नहीं हो सका? आमिर साहब, गुज़िश्ता रोज़ कैम्ब्रिज की ये डिटेल आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, KP और पंजाब से भी वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, मगर गुज़िश्ता रोज़ इस सिंध को लेकर भी रिपोर्टिंग हुई, जिसमें सक्खर, लाड़काना, मीरपुर, नवाबशाह तक का आया सामने, जहाँ पे 90,000 तलबा के नताइज को तब्दील किया गया है। ये पेपर लीक, पेपर के दौरान नकल, बूटियों, मोबाइल का इस्तेमाल, पैसे देकर अब नताइज तक तब्दील हो जाएं, ये क्या है सब? क्या ऐसे निज़ाम से केपेबल बच्चे मुस्तकबिल बाहर आ सकता है? तो छोटे छोटे मैं आपको वाक़े सुनाना चाहूँगा आपके सवाल के जवाब में। आयशा, जब मैं सहाफ़त में आया तो उस वक़्त मैं लॉ कॉलेज में था और मैंने फ़ैसला तो कर लिया कि मैंने अब सहाफ़त ही करनी है, लेकिन मैंने अपनी लॉ की तालीम भी मुकम्मल करना जो है वो ज़रूरी समझा। हमारा जो LLB का इम्तिहान था, उसमें जो क्रिमिनल लॉ का पेपर था जी, उसके अंदर एक सवाल होता है कि आपको एक जुर्म की नौइयत बता देते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन कौन सी आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की कौन कौन सी शिकें इसके ऊपर अप्लाई होंगी प्रोसीजरली। अब कौन वो सैकड़ों शिकें जो है वो याद करे, तो उसमें ये जितनी भी आपकी तलबा होती थी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, उनका वादा होता था कि ये हम आपको बताएंगे, आप फिक्र ना करें। तो मैं जिस साल इम्तिहान दे रहा था, उस साल कोई गैर मामूली सख्ती हो गई, किसी को इम्तिहानी सेंटर के करीब नहीं फटकने दिया जा रहा था और हम सारे परेशान बैठे हुए थे। 100-150 बच्चा वहाँ पे कि जी अब कोई आके बताए तो पर्चा हल करें, वरना क्या वरना तो फेल हो जाएंगे हम। अचानक रोशनदान खुला, उसके अंदर से एक सर निकला और उसने आवाज़ लगाई कि सवाल नंबर 1, शिक नंबर 164, 272, 312। और इसी तरह से उसने दूसरे सवाल की शिकें बताईं और वो बताने के बाद उसने कहा कि जी हाँ सब ने लिख ली हैं। और वो जो 100-150 बच्चा था नीचे, उसने हॉल में तालियां बजा के उनका जवाब दिया। माइंड यू, ये लॉ के स्टूडेंट्स थे जी, जिन्होंने बाद में जाके वकील बनना था और जज बनना था और यहाँ पर इंसाफ के निज़ाम को संभालना था। 40 ईयर्स लेटर, दूसरा किस्सा, मैं एक डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म चलाता हूँ जहाँ पे हम क्विज बेस्ड कंपटीशन रखते हैं प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, पहली से लेकर 5वीं जमात के लिए। उनके लिए थोड़े बहुत प्राइजेज होते हैं, उनका नाम लीडर बोर्ड के ऊपर आता है और लीडर बोर्ड दिखा रहा होता है कि कौन से स्कूल का कौन सा बच्चा टॉप के ऊपर है। मैंने पहली जमात के टीचर्स को अपने पहली जमात के बच्चों को चीट करते हुए देखा हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि लीडर बोर्ड के ऊपर टॉप पे उनका नाम आ जाए। ये निज़ाम का मसला नहीं है, ये मोरालिटी का इशू है।
हमारे मुल्क के अंदर। और जिस चीज़ की डिमांड होती है ना आशा, उसकी सप्लाई का रास्ता कोई ना कोई निकल ही आता है। सो मैं इसलिए कभी भी ये हुकूमतों को या इस तरह से बाकी इंतज़ामी उनकी चीज़ों को जो है वो एक हद से ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ। वो तो ठीक होनी चाहिए ना, लेकिन वो तो पाकिस्तान के हर शोबे में ठीक होनी चाहिए। बुनियादी तौर पर ये जो पेरेंटल मोरालिटी है ना, आप कहते हैं कि पैसे दे के नताइज तब्दील कर दिए जाते हैं, वो पैसे कौन देता है जी? वो इन बच्चों के माँ बाप देते हैं। ये जो मोरालिटी इशू है ना, इसको टैकल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वरना आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में इम्तिहानों को सिक्योर करना है कोई मसला नहीं। बिल्कुल दुरुस्त, बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया शहजाद साहब। सवाल तो कुछ और था, मगर आमिर साहब ने मोरालिटी सामने रख दी। आप जिस भी तरह सवाल का जवाब देना चाहे, मगर इसका जवाब दीजिए। जो मोरालिटी की बात की है, उन्होंने तो कहा पैसे कौन देता है, पैसे लेके हल कैसे निकल सकता है, ये रास्ता कौन दिखाता है, किस किस की मोरालिटी को ठीक करने की जरूरत होगी? फिर आयशा बात की तो आपको पता ना कि कदरन लग जाती है हमारे प्रोग्रामों पे, हम सब पे, कि आप पाकिस्तान को क्यों इतना बुरा दिखाते हैं या बात करते हैं पाकिस्तान की। तो हमें अच्छी बातें करनी चाहिए पाकिस्तान के बारे में। अच्छा, अब सिर्फ ये है कि देखिए, ये मुझे लगता है कि कैम्ब्रिज गलती से पाकिस्तान आ गया, या पाकिस्तान कोई पाकिस्तानी कैम्ब्रिज चला गया, या कैम्ब्रिज का निज़ाम पाकिस्तानियों के हाथ में आ गया। अब जब ये मामला होंगे कहीं ना कहीं पे, अब ये कॉमन चीज क्या है, कैम्ब्रिज तो चले है ही है, लेकिन हर जगह पे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी एंगल जरूर सामने आता है। जब भी ये आता है तो बदकिस्मती से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, वो मैं बात करने लगा था कि हम लोग जो 70 से ऊपर के लोग हैं और अभी तक चल रहे हैं, तो हमारे लिए ये जो जिस किस्म की ये डिग्रेडेशन हुई है हमारी अखलाकियात के अंदर, मुआशरे के अंदर, ये बहुत ज्यादा परेशान कुन होती हैं। लेकिन आमिर साहब ने अपनी एग्जाम्पल दे के मुझे शक में डाल दिया मुझे, और मैं दुआ करता हूं कि वो कम से कम 60 साल के होंगे, वो 70 से ऊपर के नहीं है, क्योंकि मैं उनके साथ कोई तल्लक अपना जोड़ना नहीं चाहता इस मिसाल के बाद जो उन्होंने लॉ वाले एग्जाम की दी है। बात ये आयशा, वी आर ए नेशन फॉर सेल। बदकिस्मती से बड़ी बोली लगाने वाले, जो भी बड़ी बोली लगाता है, हम बहसीयत कौम बिल्कुल उसके आगे बिक जाते हैं। ये हमारा आपका आज की हकीकत बन चुकी है। शॉर्टकट नेशन, हम वो नेशन है जो शॉर्टकट ढूंढती है। वी आर अ क्विक फिक्स नेशन। अच्छा, उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है, कहते हैं यार ये लड़का आता है बीए करके, बीएससी करके, कहीं ना कहीं से, लड़का हो लड़की हो कहीं हो, वो आके सबसे पहले आपके लीडरशिप के ऊपर बैठ जाता है। ना उसने जिंदगी में काम किया, ना उसने कुछ किया, कहते हैं मैं मर मर के पढ़ पढ़ के खत्म हो गया, मेरे माँ बाप ने क्या कुछ कुर्बानियां नहीं दी, हम रगड़े खाते खाते हम पागल हो गए। वो कहता है अच्छा, तरीका फिर यही है आगे जाने का, कि मेरे पास एचएसएन तो नहीं है, मेरे पास ऑक्सफोर्ड तो नहीं है, मेरे पास कोई, मेरे माँ बाप ने या किसी और ने वहां पे दादे परदादे ने पढ़ा नहीं था, तो मेरे पास यही तरीका है कि यार ये पैसे दो, ये पर्चा दो, मैं एक तुम्हें नंबर लेके सीनियर कैम्ब्रिज में फिर कोई अपना मुस्तकबिल बना दूंगा। ठीक है। तो शॉर्टकट नेशन, क्विक फिक्स नेशन, क्विक फिक्सेस चाहती है। ये इकोनॉमी से स्टार्ट हुआ था जब हमारे शौकत अजीज साहब ने हमें एक कंज्यूमर इकोनॉमी बना दिया था, कि पैसा बनाने का सबसे क्विक तरीका ये है कि जो पैसे का लेन देन है उसको तेज तर किया जाए। सस्टेनेबल अखलाकियात जो थी इकोनॉमी के अंदर, जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से आनी थी, उसको पसे पुश डाल दिया गया और हम एक कंज्यूमर इकोनॉमी बन गए। उसके साथ साथ हम एक कंज्यूमर ओरिएंटेड सोसाइटी भी बन के रहे। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। ज़ैगम साहब, जो कैम्ब्रिज का पेपर लीक हुआ, ये अफ्रीका, यूरोप, मशरिक़ वस्ता, पाकिस्तान, जनूबी एशिया सब जगह लिया गया। ये मुसलसल दूसरा साल है यहाँ कैम्ब्रिज का पेपर लीक होते हुए। कितना बड़ा सवालिया निशान या धचका है खुद कैम्ब्रिज के लिए? देखिए, ये कैम्ब्रिज है इसलिए हम बात भी कर रहे हैं, उन्होंने तस्लीम भी किया है, उन्होंने करेक्टिव एक्शन भी लिए हैं। कैम्ब्रिज के लिए गैर मामूली बात है। सहाफ़त में ख़बर वही होती है जो मामूल से हटकर होती है, जहाँ हर रोज़ नकल होती है, पूरे पेपर्स की नकल होती है। इस तरीके से होता है जिस तरह आमिर साहब ने बताया है कि खिड़की से रोशनदान से बताया जाता है, डिजिटल तरीके से बताया जाता है, पूरे पेपर बदल दिए जाते हैं, लिखे जाते हैं। उसकी तो बात ही क्यों नहीं, क्योंकि वो तो रूटीन हो चुकी है पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान में तो हालात यही है। सर, ये तो हैरान कौन हुआ है जो परसों रिपोर्ट हुआ है नवाबशाह में, जहाँ 90,000 तलबा के नताइज ही पेपर के बाद नताइज तब्दील कर दिए गए हैं। जी देखिए, लेकिन नवाबशाह पे हम आज बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि नवाबशाह को तो हमने मान लिया कि वहाँ तो ऐसा होना है, सिंध में तो ऐसा ही होना है, इसलिए उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। लेकिन आपका 95% बच्चा तो उसी सिस्टम का हिस्सा है ना। बिल्कुल। और आपकी लीडरशिप, आपके उस्ताद, आपके डॉक्टर, आपके सब उधर से ही आ रहे हैं ना। यहाँ तो अपर मिडिल क्लास की, अपर क्लास की एक छोटी सी तादाद है जो ज़्यादातर बाहर की यूनिवर्सिटियों में चली जाती है, एक मुख्तलिफ ट्रैक पे चली जाती है।
पूरा पाकिस्तान तो वहाँ है जहाँ पे ये मामूल की बात है, और इसके पीछे 3 रीज़न्स हैं, मैं आपको जल्दी से गिनवा देता हूँ। देखिए, पहली बात यह है कि तालीम को हमने मुकम्मल तौर पर सनत बना दिया है। एजुकेशन इज़ नॉट ए ब्लेसिंग एनीमोर। जिस दौर की शहजाद साहब ने बात की, उस दौर में वालदैन तालीम को एक ब्लेसिंग, एक बरकत समझते थे। उस्ताद एक मुर्शिद होता था, तालीम हासिल करना एक इबादत होता था। अब तालीम एक ऐसी चीज़ है जो ख़रीदी जाती है, जहाँ पे स्कूलों और कोचिंग सर्विसेज से ये तवक्को की जाती है कि हमारे बच्चे को वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ पहुँचाने के पैसे दे रहे हैं, और वो उसके लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, और वालदैन को उस पर कोई एतराज़ नहीं होता, और ये है अखलाकी मसला। दूसरी बात ये कि पूरा जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, ख़ास तौर पे जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है, एक तरफ तो वो सियासी असर रसूख का शिकार है। जो लोग भर्तियां कराते हैं, लगाते हैं, वो तवक्को रखते हैं और वो इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर करप्शन उसमें इतनी है कि वो सारा अमला जिसने पर्चे बनाने हैं, पर्चे प्रिंट करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने, वो कंप्रोमाइज्ड है। और फिर डिजिटल सिस्टम है। और आखिरी बात ये है कि आपका इम्तहान का निज़ाम क्या इम्तहान का निज़ाम है, ये तालीम का क्या निज़ाम है, ये तो याददाश्त का सारा निज़ाम है। आप जांच क्या रहे हैं? ये पर्चे ठीक भी हो जाएं तो ये पर्चे क्या क्या बताते हैं कि बच्चों के पास क्या है, क्या काबिलियत है, क्या उन्होंने वाकई वो सब्जेक्ट सीखे। ये तो सब सिर्फ ये जज करते हैं कि उनकी याददाश्त कितनी थी, रट्टा कैसा लगा। बिल्कुल ठीक हो गया। रजा साहब, हर पेपर का रेट मुख्तलिफ, पेपर के लीक आउट होने का भी रेट मुख्तलिफ है, टाइम्स लगे हुए हैं, एक नेक्सस है जो काम करते हैं। ये ऐसे मुनज़्ज़म नेटवर्क्स को ख़त्म किया जा सकता है, क्या मुमकिन है हमारे सिस्टम में? देखिए आयशा, ये नेटवर्क क्यों ऑपरेट करते हैं? इसलिए कि उनकी डिमांड है। अगर वालिदैन और बच्चे और पूरा माशरा जो है वो ये चाहता है कि शॉर्टकट ढूंढ के पैसे धोंस का इस्तेमाल करके अपनी औलाद को आगे कर दे, या डिग्री हासिल कर ले, या इस वाले केस में ए लेवल या ओ लेवल कर ले, तो फिर वो नेटवर्क तो एग्जिस्ट करेगा। ये तो वही ड्रग्स वाली बात है कि जहाँ पे डिमांड होती है तो फिर लोग ले आते हैं, सामान भी मुहैया कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर 2-3 अवामिल जो है, ज़ैगम खान साहब ने ये जो कहा, कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन का जो मसला है, ये बिल्कुल पूरी दुनिया में अब इस वक्त दरपेश है, और ख़ुसूसन पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश में यही हो रहा है कि जा बजा प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं वो खुल रही हैं। आपको नहीं पता कि उनकी डिग्री की क्या क्वालिटी है। आप चंद लाख रुपया साल के लगाते हैं, 2-3 साल में आपको डिग्री मिल जाती है, और इसी तरह आप पर्चे खरीद लें, टेस्ट खरीद लें। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मगर इससे भी बड़ा फैक्टर है वो कानून की हुक्मरानी ना होना। देखिए, ये भी उसी का शाखसाना है कि जब एक माशरे में कानून की हुक्मरानी खत्म हो जाती है, या उसमें दरार आ जाती है, या वो तबाह हो रही होती है, तो फिर आप उसके बज़ाहिर हर जगह देखते हैं, इम्तिहानी निज़ाम में भी देखते हैं, तालीम में भी देखते हैं। और तीसरा होता है इलीट बिहेवियर। ये ओ लेवल ए लेवल तो सब नहीं करते ना, ये तो कोई एक मखसूस जो पाकिस्तान का तबका है जो कि साहिब हैसियत है, उनके बच्चे जाते हैं ए लेवल्स और ओ लेवल्स। तो इस तबके में का तो मसला है कि इन्होंने इलीट बिहेवियर, जो इलीट कैप्चर करके अपनी मर्जी से पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो पॉलिसीज हैं, मुख्तलिफ शोबे, उन पे कब्जा किया हुआ है, चाहे वो मईशत हो, सियासत हो, माशरत हो। और फाइनली आयशा, एक नुक्ता और है जिसका जिक्र हुआ है, वो एक मजमूई अखलाकी जवाल है, जो कि इन तमाम कानून की हुक्मरानी और दीगर फैक्टर्स की वजह से मजीद उसको तकवीत मिलती है। बात यहाँ खत्म करेंगे कि मजमूई अखलाकी जवाल है जो दस्ती नहीं होने दे रहा, जिस बायस ये तमाम बुराइयां माशरे में मौजूद हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।